तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों 10th क्लास एनसीईआरटी का अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पार्ट 4। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा। तो इसमें देखते हैं, जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जो दोनों माध्यम क्या होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए और दोनों ही क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, जैसे हवा जल हो सकता है, जल कांच हो सकता है, हवा कांच हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के दो माध्यम होने चाहिए और अलग अलग होने चाहिए, तो वह क्या होती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए, ये माध्यम एक दे रखा है, माध्यम दो, तो माध्यम एक माध्यम दो यहाँ पे कोई भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये किरण है, तो यहाँ पे ये आपतित होती है। ये जो एन डैश डैश करके जो भूरी लाइन में लिखा है एन और नीचे लिखा है एन डैश, तो इसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब। ओके फ्रेंड्स, अभिलंब यानी 90 डिग्री का कोण। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो दूसरी सरफेस जो होती है दूसरे माध्यम की, उस पर क्या होता है, 90 डिग्री का एक अभिलंब डाला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो और यहाँ पे क्या होती है, ये किरण आपतित होती है। जब ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये क्या करती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। यानी जिस दिशा में इसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा ना जाकर ये क्या करती है, अपने पथ से थोड़ा बहुत विचलित हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आते हैं अब अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम, दो नियम है। पहला है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब है तीनों ही क्या होंगे, ऊर्ध्वाधर तल में होंगे या क्षैतिज तल में होंगे। ओके फ्रेंड्स, यानी ये ऐसा नहीं होगा कि एक किरण जो आपतित किरण दे रखी है वो ऊर्ध्वाधर तल में है और अपवर्तित किरण जो क्षैतिज तल में, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, तीनों ही क्या होंगे, एक ही तल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ओके फ्रेंड्स, दूसरा नियम क्या है, यदि प्रथम माध्यम का अपवर्तन, जो हमने दो माध्यम लिए थे, यानी प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक हम क्या कह देते हैं, म्यू1 कह देते हैं, तथा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हम म्यू2 कह देते हैं। ओके फ्रेंड्स, हो तो आपतन कोण की जिया, यानी आपतन कोण जिसे हम लिखते हैं आई से, जिया का मतलब गणित में होता है साइन। ओके फ्रेंड्स, तो गणित में जिया को हम कहते हैं साइन। तो आपतन कोण की जिया क्या हो जाएगी, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जिया यानी साइन आर हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो अपवर्तन कोण को हम आर से लिखते हैं, जिया का मतलब क्या हो जाएगा, साइन। तो ये साइन आर हो जाएगा। का जो अनुपात एक स्थिरांक के बराबर होता है इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी अनुपात, यानी साइन आई बटे साइन आर क्या होता है, एक स्थिरांक के बराबर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी दो माध्यम है, दोनों माध्यम के अपवर्तनांक क्या हो जाएंगे, म्यू1 और म्यू2 है। दोनों माध्यम के जो अपवर्तनांक का मान क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने म्यू1 और म्यू2 यहाँ पे नाम दे दिए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, स्नेल का नियम। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या है, अपवर्तन का दूसरा नियम है। ओके फ्रेंड्स, स्थिरांक। अब लिखा है इसमें, तो ये जो माध्यम हो गया, माध्यम एक को हमने एयर नाम दे दिया, यहाँ पे माध्यम दो को ग्लास नाम दे दिया। इसमें आपको दिख रहा होगा, ये जो आपतित किरण जो अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है वो क्या हो जाएगा, आई, और जो अपवर्तित जो किरण होती है, जो ग्लास में जो प्रवेश कर गई है, वो किरण क्या होती है, अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, आर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये आर हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा। तो इस स्थिरांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। जो इस स्थिरांक है, ये वाला स्थिरांक जो है, इसे हम दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं। यानी इस स्थिरांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। जैसे 1 म्यू2, इसे हम क्या लिखते हैं, 1 म्यू2 या म्यू12 लिख दो। यानी इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसे राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ते हैं। जैसे इसका हो जाएगा दूसरे माध्यम का
पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसे राइट से लेफ्ट की ओर पढ़ते हैं μ12 को। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देखते हैं तो ये क्या कैसे लिखेंगे, इसे μ2/μ1 बराबर इस तरह। अब ये μ2/μ1 कैसे लिखा आपने, तो देखिए दोस्तों इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, यानी इस स्थिरांक को दूसरे माध्यम का, यानी जिस माध्यम का कहता है उसे हमने ऊपर रखना है। जिसे जैसे इसने कहा दूसरे माध्यम का, तो इसे बटे के ऊपर रख दीजिए, बकाया जो बचता है उसे बटे के नीचे लीजिए। ये छोटी सी ट्रिक है, इसे ध्यान रख लीजिए। यानी जिसका कहता है उसे ऊपर ले जाना है, और जो बाद में जो आएगा उसे बटे के नीचे रख देना है। ओके फ्रेंड्स, यानी इसने यहाँ पे क्या कहता, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो उसने कहा दूसरे माध्यम का जिसका कहता है उसे ऊपर रख दो। तो ये μ2 मैंने क्या रख दिया ऊपर और μ1 नीचे रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा बराबर इस तरह के बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों ही sin i बटे sin r और μ2/μ1 दोनों ही क्या है इस तरह के बराबर है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। हम गणित में ये करते हैं, क्वेश्चन भी आता है, कभी कभी समीकरण सिद्ध करना होता है तो उसमें ये आता है। ओके बस, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में भी क्या हो जाएंगे बराबर। तो sin i बटे sin r μ2/μ1 बराबर एक स्थिरांक हो जाएगा। ओके बस, नेक्स्ट हम आते हैं, जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। अभिलंब यानी जो ये सरफेस पे जो डाला गया 90 डिग्री का कोण, उसे हम क्या कहते हैं अभिलंब। जैसे यहाँ पे क्या है m'/m, तो यहाँ पे अभिलंब क्या हो जाएगा m'/m है। ओके फ्रेंड्स, तो विरल माध्यम क्या होता है, ऐसा माध्यम जिसके कण दूसरे माध्यम के सापेक्ष दूर दूर होते हैं उसे हम कहते हैं विरल माध्यम कहते हैं। और ऐसा माध्यम जिसके कण दूसरे माध्यम के सापेक्ष पास पास होते हैं उसे हम क्या कहते हैं सघन माध्यम कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे जब किरण विरल माध्यम से, तो यहाँ पे क्या था एयर क्या है विरल माध्यम है, और जो कांच क्या हो जाएगा सघन माध्यम है। यानी जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे विरल से सघन में प्रवेश कर रही है इस चित्र के अंदर, तो इसमें क्या होता है जो प्रकाश की जो किरण होती है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो दूसरी लाइन क्या है इसके विपरीत है, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। मान लीजिए ये किरण अगर सघन माध्यम से यानी ग्लास से अगर वायु में जाती है तो ये क्या हो जाएगी अभिलंब से दूर हट जाएगी। ओके फ्रेंड्स, यानी जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आते हैं अब अपवर्तनांक। ओके फ्रेंड्स, अपवर्तनांक क्या है, किसी माध्यम का निर्वात ऐसी जगह कहते हैं जिसके अंदर वायु नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, किसी माध्यम का निर्वात या वायु के सापेक्ष। ओके फ्रेंड्स, निर्वात ऐसा माध्यम होता है जहां पे वायु बिल्कुल नहीं होती है। तो किसी माध्यम का निर्वात या वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो किसी माध्यम का निर्वात या वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। यानी किसी माध्यम का हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो वो निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक को हम किससे लिखते हैं म्यू से। तो म्यू कैसे लिखते हैं दोस्तों, जैसे आप यू लिखते हैं, यू में अगर आप राइट साइड में एक कर्व देते हैं, ओके फ्रेंड्स, राइट साइड में जिस प्रकार आप यू लिखते समय कर्व देते हैं उसी प्रकार आपको क्या करना है यू में लेफ्ट साइड में भी थोड़ा बहुत कर्व देना है, तो जिससे ये क्या बन जाएगा म्यू। ओके फ्रेंड्स, तो ये म्यू हो जाएगा। तो माध्यम का अपवर्तनांक इसका सूत्र क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो नियत होती है। निर्वात के अंदर जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, और माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम में प्रकाश की चाल हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी जिससे हम ये माध्यम का अपवर्तनांक निकाल लेंगे। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा C/V। सी क्या हो जाएगा निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। दोस्तों वायु में भी क्या होता है प्रकाश की चाल क्या होती है उतनी ही रहती है, थोड़ा 10-20 का अंतर आता है लेकिन लगभग उतनी रहेगी। 10-20 का अंतर हम नहीं देखते, इसलिए हम इससे भी क्या लिखते हैं वायु के अंदर भी इसे हम लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो हमारा वायुमंडल है
उसमें भी हम इसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, और निर्वात में तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता ही है। ओके फ्रेंड्स, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, C/V। सी तो यहाँ पे नियत है जिसका मान हमेशा क्या रहेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मान हमें होना चाहिए V का, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल अगर हमें ज्ञात है तो हम किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है, यानी इसका मतलब है 3 के पीछे 8 जीरो लगाने हैं आपको। ओके फ्रेंड्स, तो 3 के पीछे अगर 8 जीरो लगा देंगे तो वो कितने हो जाएंगे, लगभग 30 करोड़ के लगभग हो जाएंगे। यानी जो प्रकाश जो होता है 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर की दूरी तय करता है। ओके फ्रेंड्स, तो 1 सेकेंड में जो प्रकाश होता है वो 30 करोड़ मीटर की दूरी तय करता है। ये क्या हो जाएगी, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, तो ये 10⁸ का मतलब है इस 3 के पीछे 8 जीरो लगे हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। देखिए, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल नियत होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अगर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करो। तो सूत्र क्या होता है, म्यू बराबर C/V। सी तो नियत है जिसका मान इसमें भी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, अगर क्वेश्चन में ना दे तो भी आपको क्या लेना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे तो क्वेश्चन में दे दिए हैं, कई 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 बार तो क्या होता है क्वेश्चन में नहीं देते हैं, तो भी आपको क्या करना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेना है सी का मान। ओके फ्रेंड्स, और वी का मान जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसमें दे रखा है, ये यहाँ पे रख दिया। इसमें 10⁸ यानी जो 8 जीरो से 8 जीरो कट जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब बचेगा 3/2, तो 3 के अंदर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, माध्यम का 1.5 हो जाएगा। और इसकी कोई यूनिट यानी इकाई नहीं होती है, अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि मीटर पर सेकेंड दोनों ही कट गए तो इसकी इकाई तो बचेगी नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आते हैं अब आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, एक माध्यम का किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। एकदम इजी है, यानी एक माध्यम का, जब एक माध्यम के अपवर्तनांक की तुलना हम दूसरे माध्यम से करते हैं तो उसे हम कहते हैं सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे ये किरण दे रही है, माध्यम में दे रखा है, माध्यम दो दे रखा है, इसी हम कहते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। एक माध्यम का किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देख लेते हैं हम, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बनता है इसमें दोस्तों, एक तो क्वेश्चन इसमें बनता है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, या सापेक्ष अपवर्तनांक है तो, या आपेक्षिक अपवर्तनांक है तो। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी 2 ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष और माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, 1 μ2 लिखते हैं बराबर μ2/μ1। तो μ2/μ1 क्यों लिखा है आपने, म्यू यहाँ पे क्या है अपवर्तनांक, और ये μ12 क्या है आपेक्षिक अपवर्तनांक, और ये μ12 को हम कैसे पढ़ेंगे, राइट से लेफ्ट साइड की ओर, यानी माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब दोस्तों पहले मैंने अभी ट्रिक बताई थी छोटी सी, जिसमें जिसका कहता है उसे ऊपर रख दीजिए, यानी इसने माध्यम 2 का कहा है, माध्यम 2 का कहा है तो माध्यम 2 को ऊपर ले जाइए, बकाया जो आता है उसे नीचे कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, यानी जिसका कहा है उसे ऊपर रख दीजिए। माध्यम 2 का कहा है इसने, तो μ2 को ऊपर रखना है और μ1 को नीचे रखना है। जैसे माध्यम 2 का अपवर्तनांक ऊपर माध्यम 1 का अपवर्तनांक। ओके फ्रेंड्स, यानी आप ऐसे भी देख सकते हैं, जो इसमें पहले पूछता है उसे ऊपर रख दीजिए, यानी माध्यम 2 का इसने कहा है पहले, तो पहले वाले को ऊपर रख दीजिए, बकाया जो बाद में आता है उसे नीचे रख दीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें सूत्र, एक तो ये माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटे माध्यम 1 का अपवर्तनांक हो जाएगा, और दूसरे में इसका एक और सूत्र होता है माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। ओके फ्रेंड्स,
तो इसके दो सूत्र हो गए, ये तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटे माध्यम 1 का अपवर्तनांक, और दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। ओके फ्रेंड्स, यानी जिसका कहता है पहले उसे ऊपर रख दीजिए, या जो क्वेश्चन के अंदर जो पहले आता है उसे आपको उसके मान को ऊपर रख देना है, और बकाया जो बाद में आता है उसे नीचे रख देना है। एक छोटी सी ट्रिक है, इसे याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट कहते हैं माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, किसका कहा है इसने, माध्यम 1 का कहा है। माध्यम 1 को ऊपर रख दीजिए और माध्यम 2 को नीचे रख दीजिए, यानी जो पहले आता है उसको ऊपर कर दीजिए, जो बाद में आता है उसको बटे के नीचे कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 2μ1 लिखते हैं, यानी μ21। इसको हम पढ़ेंगे राइट से लेफ्ट साइड की ओर पढ़ेंगे, यानी माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ओके फ्रेंड्स, तो ये माध्यम 1 पहले आया, इसे हमने ऊपर लिख दिया, जो बाद में आया उसे नीचे लिख देना है बटे के। तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक बटे माध्यम 2 का अपवर्तनांक, इसका दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाता है हमने सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ पे माध्यम 1 माध्यम 2 कुछ भी हो सकता है, कांच ग्लास दे सकता है आपको, कांच जल दे सकता है, हवा कांच दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी जिसका कहता है उसे ऊपर रख दीजिए, और जिसको बाद में आता है उसे नीचे रख दीजिए। ओके फ्रेंड्स, यानी जो क्वेश्चन में पहले आएगा आपके पास उसे ऊपर रख दीजिए, जैसे यहाँ पे माध्यम 1 दे रखा है तो उसे ऊपर रखना है, बाद में आया है उसे नीचे रखना है बटे के नीचे। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं हम कांच की आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन, यानी कांच की आयताकार जो स्लैब होती है उससे प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस चित्र से हम समझ लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये कांच की एक आयताकार स्लैब है ABCD, जिसे नाम दिया हमने ABCD। इसकी दो फलक हैं, एक AB फलक है, एक CD फलक है, यानी एक CD फलक हो जाएगा, एक AB फलक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और इसकी मोटाई कितनी दे रखी है, T, यानी इसकी मोटाई जो है कांच की स्लैब की जो मोटाई है वो T है। बाहर माध्यम क्या है, वायु, और अंदर ये क्या हो जाएगा, ग्लास। ओके फ्रेंड्स, तो बाहर माध्यम एयर है, और जो ये वाला जो हो जाएगा ग्लास यानी कांच हो जाएगा। दो माध्यम हो गए, एक वायु हो गई और एक कांच हो गया। अब इसमें देखते हैं, ये एक अभिलंब खींचा हमने, यानी जहां पे जो किरण आपतित होती है वहां पे एक 90 डिग्री का अभिलंब खींचना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQ एक आपतित किरण है, इस पे क्या हमने एक अभिलंब खींचा जिसे नाम दिया N'। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक अभिलंब खींच दिया हमने N', और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आई कोण यानी आपतित कोण, अपवर्तन कोण, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R, जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं, एक आई दिख रहा है, एक को आपको R दिख रहा है ग्रीन कलर में। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। अब यहाँ पे PQ किरण क्या होती है, यहाँ पे कांच के फलक AB पर आपतित होती है। ओके फ्रेंड्स, जब ये कांच के फलक AB में प्रवेश करती है तो ये क्या होती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात ये क्या होती है, अपवर्तित हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन इसको, ये जो आपको डॉट डॉट लाइन दिख रही है, इसको जाना किस दिशा में चाहिए था, ये डॉट डॉट लाइन वाली में जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, और फिर क्या होती है, कांच के फलक जो अपवर्तित जो किरण होती है, यानी अपवर्तित किरण QR, वो होती है कांच के दूसरे फलक CD पर आपतित होती है। ओके फ्रेंड्स, CD पर क्या होगी, आपतित होगी। फिर ये क्या करती है, जो ये क्या करती है, इसमें ये कांच से अब वायु में जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो RS किरण क्या होती है, जब कांच से वायु में यानी सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो ये क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे तो क्या हो गया, अभिलंब के पास आ रही है पहले में जब AB फलक पर आपतित होती है, और जब CD फलक पर जो अपवर्तित किरण आपतित होती है वो क्या होती है, कांच से वायु में जा रही है तो ये क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दो कोण हो जाएंगे I' और R'। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है, इस किरण को जाना तो इस दिशा में चाहिए था, डैश लाइन वाली, लेकिन ये क्या घूम फिर के ये क्या होती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस प्रकार ये कांच की स्लैब से क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको दिख रही होगी ये कितना विचलित हुई है अपने पथ से, तो इस दूरी को हम क्या कहते हैं, डी यानी पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यानी जितना ये विचलित होती है, इस दूरी, इन दोनों की जो मध्य दूरी होगी, एक डैश लाइन वाली और एक जो ये RS लाइन वाली, दोनों क्या रेखाएं क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी, और इनके मध्य की जो दूरी होगी उसी हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन, यानी कितना विस्थापन हुआ है उसी हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन
कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो अपने पूरा हो गया कांच की स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। अब इसकी क्या देख लेते हैं हम, थोड़ा इसकी थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी क्या है इसकी, ये देख लीजिए। टी मोटाई की एक आयताकार कांच की स्लैब एबीसीडी लेते हैं। किरण पी क्यू कांच की पट्टिका के फलक AB पर आपतित होती है। यह वायु यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, अतः यह अभिलंब NN डैश की ओर झुक जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो पहले में क्या हो रहा था, जो आपतित किरण क्या होती है, कांच की स्लैब में जब प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक रही थी। ओके फ्रेंड्स, अर्थात यह अपवर्तित होती है। अब यह अपवर्तित किरण क्या होती है, कांच की पट्टिका के फलक CD पर आपतित होती है, जो भी चित्र में दिख रहा था आपको, और यह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जिससे यह अभिलंब MM डैश से दूर हट जाती है और RS किरण के रूप में निर्गत होती है, जो कि आपको चित्र में दिख रहा था। ओके फ्रेंड्स, आपतित किरण PQ व निर्गत किरण, आपतित किरण PQ व निर्गत किरण RS, यानी जो PQ किरण दे रखी थी एक आपतित किरण थी, और जो RS क्या थी, निर्गत किरण की दिशा में कोई अंतर नहीं होता, यानी दोनों की दिशा एक ही है। क्योंकि दोनों की दिशा में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि फलकों AB व CD पर प्रकाश के मुड़ने का परिमाण समान है तथा विपरीत है। ओके फ्रेंड्स, किरण अपने पथ से थोड़ा विस्थापित हो जाती है। इस विस्थापन को ही हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, जो कि आपको D दोनों के मध्य की दूरी दिख रही थी। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार कांच की स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन होता है। एक लाइन जो दोस्तों आपको ये आई होगी, आपतित किरण व PQ व निर्गत किरण RS की दिशा में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि फलकों AB व CD पर प्रकाश के मुड़ने का परिमाण समान तथा विपरीत होता है। तो इसको भी समझ लेते हैं, इस लाइन को भी। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये RS किरण दिख रही है और PQ आपतित किरण दिख रही है, तो इनकी दिशा में कोई अंतर आपको नहीं दिख रहा, दोनों की दिशाएं क्या है, एक ही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये RS निर्गत किरण और PQ जो किरण थी उसको हमने डेड डैश करके जब आगे बढ़ाया तो ये क्या है, दोनों एक ही दिशा में, PQ और RS दोनों एक ही दिशा में, दोनों ही क्या समांतर एक ही दिशा में। ओके फ्रेंड्स, इसका कारण क्या है, क्योंकि AB और जो CD फलक है उस पर जो मुड़ने का परिमाण इनका समान है, यानी जो यहाँ पे जो I कोण बना है, वो जो यहाँ पे जो R कोण बना है, जो आपको रेड कलर में जो R डैश दिख रहा है, ये जो RS किरण के पास आपको R डैश दिख रहा है, और जो ये PQ किरण के पास जो आपतित किरण के पास आपको ग्रीन कलर में I दिख रहा है, तो ये दोनों कोण को क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, इनका परिमाण बराबर है। इसी प्रकार ये R जो कि आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है और जो I डैश जो कि आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, तो इनका क्या है, मुड़ने का परिमाण समान है, इसलिए ये क्या होती है, इनकी दिशा में कोई अंतर नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कहना चाहता है इनका परिमाण समान है, मुड़ने का परिमाण, और ये इनकी दिशा में कोई अंतर नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस लाइन का आपको समझ में आ गया होगा अर्थ। आपतित किरण PQ व निर्गत किरण RS की दिशा में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि फलकों AB व CD पर प्रकाश के मुड़ने के परिमाण समान तथा विपरीत है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज दोस्तों से लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।